संदीप, तुम्हारे पिताजी बाथरूम में फिसलकर गिर गए हैं। उन्हें पैर में चोट आई है। तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ बेटा। शारदा जी ने अपने बेटे संदीप को फ़ोन करके कहा तो संदीप ने आश्वासन दिया, आप चिंता मत करो माँ, मैं आ जाऊँगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और तुरंत अपनी बहन प्रिया को फ़ोन करके कहा कि प्रिया, जब तक मैं नहीं पहुंचता हूं तब तक तुम जाकर पापा को देख लो। तो प्रिया ने हामी तो भर दी, लेकिन बहाने बनाकर जिम्मेदारी टाल दी। शारदा जी पहले से ही बेटे बहू के प्रति अपनी बेटी की भड़काई हुई थी। जब बेटा 1 घंटे में भी नहीं पहुंचा तो शारदा जी ने संदीप को फिर से फ़ोन किया और बोली, बेटा तो अपने पिताजी के इलाज के लिए आया नहीं। माँ, इतनी दूर से आना इतना आसान नहीं है। क्या प्रिया नहीं आई? मैंने उसे फ़ोन करके कहा था। नहीं बेटा, प्रिया के बच्चों की परीक्षा है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। ये सुनकर संदीप को गुस्सा आ गया कि एक ही शहर में रहते हुए भी बेटी अपने पिता को देखने तक नहीं आई। संदीप ने माँ से कहा कि माँ, बच्चे बड़े हैं, घर पर दादा दादी और उनके पिता भी हैं। तभी शारदा जी ने बेटी का बचाव करते हुए उल्टा बेटे पर ही सवाल उठाने लगी। क्यों बेटा, तू अपनी बहन के लिए बोल रहा है, पर तू कौन सा समय से पहुंच गया? तो संदीप ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ, हम रास्ते में हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। यह सुनकर शारदा जी चुप हो गई। संदीप समझ चुका था कि उसकी बहन ने आज भी हमेशा की तरह आग में घी डाल दिया है। जब से पूनम इस घर में आई थी, उसकी बहन को लगता था कि उसका अधिकार छीन गया है, जबकि वो खुद भी किसी की बहू है। खैर, अब ये बहस का समय नहीं था। अगले 1 घंटे के बाद संदीप अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अस्पताल पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचा तो माँ को बाहर रोते देखकर वो दौड़कर माँ के पास गए। क्या हुआ माँ, पिताजी कैसे हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। शारदा जी ने इतना कहा और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे कैसे? पिताजी के तो पैर में चोट आई थी ना? नहीं बेटा, उन्हें सर में गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की पर नहीं बचा पाए। ये सुनकर संदीप वहीं सर पकड़कर बैठ गया। पूनम भी अपनी सास को संभालने लगी। कुछ देर बाद सब पार्थिव शरीर को लेकर घर लौट आए। अंतिम संस्कार किया। सारे क्रियाक्रम पूरे होने के बाद रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। करीब 15 दिन बाद संदीप को अपनी ड्यूटी के लिए जाना था तो उसने माँ से कहा, माँ, जो होना था वो हो गया। अब आप अकेली यहाँ रहकर क्या करेंगी? इसलिए हमारे साथ ही चलिए। ये घर या तो ताला लगा दीजिए या किराए पर दे दीजिए। माँ को भी ये बात ठीक लगी, लेकिन उनकी बेटी प्रिया की सोच कुछ और ही थी। उसने तुरंत कहा, माँ, आप सारी सेविंग्स, एफडी और कागजात कहाँ ले जाएंगी? भैया की नौकरी तो ट्रांसफ़र वाली है, हर बार जगह बदलेगी तो सब रिस्क रहेगा। इसलिए ये सब मेरे पास रख दीजिए, मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। संदीप और पूनम को प्रिया की नीयत साफ समझ आ रही थी, लेकिन माँ की लाडली बेटी होने के कारण शारदा जी उस पर शक नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तू सही कह रही है, मैं सब तेरे पास रख देती हूँ। लेकिन तभी संदीप ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, जब बैंक लॉकर जैसी सुरक्षित सुविधा है तो किसी पर बोझ क्यों डालें? अगर कल को कुछ गड़बड़ हुई तो प्रिया को भी बुरा लगेगा। इसलिए मैं बैंक में लॉकर खुलवा देता हूँ, सब कुछ वही रख दीजिए, सुरक्षित भी रहेगा। हम भी अपने गहने सेविंग्स लॉकर में ही रखते हैं, हमें कभी दिक्कत नहीं हुई। तो शारदा जी को बेटे की बात भी सही लगी। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, मैं अपना सब कुछ लॉकर में रखवा देती हूँ। वैसे भी मेरी पेंशन आ रही है, उसमें मेरा खर्चा आराम से चल जाएगा। अरे माँ, आपको अपने खर्चे की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर आपका पूरा ध्यान रखेंगे।
अगले दिन ही संदीप अपनी माँ व बच्चों को लेकर शहर आ गया। लेकिन उधर संदीप की बहन प्रिया को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि संदीप इतनी आसानी से उनकी चाल को नाकाम कर देगा। पर अब भी वो हार मानने वाली नहीं थी। वो हर रोज़ फ़ोन पर माँ से बात करती और अपने भाई भाभी के खिलाफ भड़काती रहती कि माँ, भाई भाभी आपको इसलिए अपने साथ ले गए हैं ताकि आपकी पेंशन से उनका घर खर्चा चल सके। कभी देख लेना, भाभी नौकरी शुरू करेगी तो बच्चों की देखभाल आपसे करवाएगी, आपको आया बनाकर रख देगी। लगातार इन बातों से शारदा जी के मन में भी शक का बीज पैदा होने लगा, जबकि असलियत ये थी कि बेटे और बहू माँ को पूरी इज्जत और आराम दे रहे थे। पर 2 महीने में ही प्रिया ने धीरे धीरे उनके मन में ये भर दिया कि बेटे बहू अपने बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। अगर उनके पास पैसे ना होते तो शायद वो उन्हें अकेला छोड़ देते। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने घर ही जाकर रहूँगी। अगले दिन ही शारदा जी ने बेटे से कहा, बेटा, अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अकेले ना रह सकूँ। जब लगेगा कि अब संभव नहीं है तब तुम्हारे पास आ जाऊँगी। संदीप और पूनम ने बहुत समझाया, लेकिन शारदा जी नहीं मानी। तो वो समझ गए कि माँ प्रिया की बातों से प्रभावित हुई है, पर कुछ कर ना सके। वो अगले ही दिन माँ को उनके घर छोड़कर चला गया। ये देखकर प्रिया बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी चाल पूरी तरह सफल हो गई थी। वो बच्चों समेत माँ के साथ रहने आ गई और धीरे धीरे अपना स्वार्थ दिखाने लगी। उसने शारदा जी से कहा, माँ, आपकी पेंशन तो आती है और आपके खर्च भी खास नहीं हैं। मेरी बेटी को नई स्कूल और कोचिंग में डालना है, फीस बहुत ज़्यादा है। आप घर का एक फ्लोर किराए पर दे दीजिए और किराया मुझे दे दीजिए। आखिर इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी तो हक है। बेटी के प्यार में अंधी शारदा जी ने ये मान लिया। उन्होंने एक हिस्सा किराए पर दे दिया और 8,000 रुपये हर महीने अपनी बेटी को देने लगी। संदीप और पूनम जब छुट्टियों में माँ के पास आई तो किराएदार को देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा तो माँ ने कहा, बेटा, अकेली थी, घर खाली पड़ा था, इसलिए किराए पर दे दिया और किराया प्रिया को दे देती हूँ। उसकी बेटी की पढ़ाई में मदद हो जाती है। यह सुनकर संदीप ने हैरानी से माँ की तरफ देखा और बोला, वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन वो रकम आप एफडी में क्यों नहीं कर देती? नहीं बेटा, मैं प्रिया को दे देती हूँ, उसका भी हक है इस घर पर। तभी संदीप ने तर्क किया कि माँ, हक सबका है, केवल एक का नहीं। तो शारदा जी नाराज होकर बोली, ये घर मेरे पति की मेहनत से बना है, इसमें सिर्फ मेरा हक है। मैं जिसे चाहूँ दूँ, तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। दरअसल बेटी ने शारदा जी का इतना दिमाग बदल दिया था कि माँ को अपने बेटे बहू दुश्मन लगने लगे थे। अब संदीप ने भी ठान लिया था कि अब वो किसी भी मामले में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि प्रिया और उसका पति किस तरह के लोग हैं और लालच में पड़कर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन शारदा जी आज तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। उनके लिए तो उनकी बेटी उनकी आंखों का तारा थी और दामाद भी सगे बेटे से बढ़कर था। उन्हें कभी उनकी असलियत दिखाई नहीं दी। पूनम अक्सर चुप रहती, मगर मन ही मन उसे भी ये सब बहुत खलता था। अभी भी एक दिन रात को पूनम का छोटा बेटा दूध के लिए रोने लगा। घर में थोड़ा ही दूध बचा था, इसलिए पूनम ने सारा दूध अपने बच्चे को पिला दिया। लेकिन जब प्रिया ने उसे दूध पीते देखा तो तुरंत ही माँ के कान भर दिए। देखो माँ, भाभी ने सारा दूध अपने बच्चे को पिला दिया, मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखा। इस छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। शारदा जी ने पूनम और संदीप को खूब खरी खोटी सुनाई। संदीप ने समझाने की कोशिश की कि माँ, छोटा बच्चा था, खाने से सोता नहीं, इसलिए उसे दूध पिला दिया।
बड़े बच्चे तो खाना भी खा सकते हैं, इसमें गलत क्या है। लेकिन शारदा जी मानने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने गुस्से से कहा, यह दूध मेरे पैसों से आता है, सबका बराबर हक है उस पर। यह सुनकर पूनम के सब्र का बांध टूट गया। वो फट पड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने माँ जी, पर आपके पैसों पर हक सिर्फ आपकी बेटी और उसके बच्चों का है। मेरे और मेरे बच्चों का तो कोई हक ही नहीं। हमारे हिस्से में तो सिर्फ फर्ज आते हैं। अच्छा है मेरा पति कमाता है, हमें किसी पर बोझ बनने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन आज आपने हद कर दी। जब सारे हक आपने बेटी को दिए हैं, तब सारे फर्ज भी वो ही निभाएगी। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। चलो संदीप, अभी इसी वक्त। संदीप अब तक जो चुपचाप सब देख रहा था, उसे साफ समझ आ गया कि माँ को समझाना बेकार है। और यही तो प्रिया चाहती थी कि वो घर छोड़कर चले जाएं। संदीप और पूनम अपने बच्चों को लेकर निकल गए और शारदा जी को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उनके मन में तो ये बैठ चुका था कि बेटा बहू सिर्फ पैसों के लिए उनके पास आते हैं। उन्हें ये दिख नहीं रहा था कि असली खेल तो प्रिया खेल रही है। उन्हें बेटा बहू के खिलाफ भड़काकर अपना मतलब साध रही है। इसी बीच प्रिया के बच्चों ने भी नानी से मांगे शुरू कर दी। पहले बेटे ने अपने जन्मदिन के बहाने स्कूटी मांगी, फिर बेटी ने मोबाइल। शारदा जी ने भी खुशी खुशी सब पूरा किया। धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। लेकिन प्रिया यही नहीं रुकी, क्योंकि अब उसे सिर्फ पेंशन या छोटे छोटे तोहफे नहीं चाहिए थे, बल्कि अब उसकी नज़र माँ के गहनों और प्रॉपर्टी पर थी। और उसने माँ को बहलाकर ये कहकर लाखों के कंगन लोकर से निकलवा लिए कि उसकी देवरानी हमेशा गहनों से लदी रहती है और वो किसी शादी में कुछ नहीं पहनती। उसका पति भी बराबर उसका साथ दे रहा था। ऐसे करके प्रिया और उसके पति ने माँ की पूरी संपत्ति हड़पने के लिए सोचा। मगर कहते हैं ना, हर बुराई का अंत होता है। अब इस बुराई के अंत का वक्त भी करीब था। एक रात शारदा जी जोर से चीखी। उनके पेट में अचानक दर्द उठा तो प्रिया समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। घबराकर वो उन्हें नज़दीकी डॉक्टर के पास ले गई, क्योंकि शारदा जी खुद बहुत बेचैन थी और जल्दबाजी में वो पैसे लाना ही भूल गई। और प्रिया जानती थी कि खर्चा उसे ही उठाना पड़ेगा। वो उन्हें एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बिना ठीक से देखे बस गैस की शिकायत मानकर कुछ दवाइयाँ दे दी और अपनी फीस ले ली। घर आकर प्रिया ने माँ को समझाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए माँ, ये सिर्फ गैस की तकलीफ़ है, दवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन माँ की बिगड़ती हालत देखकर प्रिया समझ गई कि मामला सिर्फ गैस का नहीं बल्कि गंभीर है। उसे एहसास हुआ कि यहाँ ज़्यादा देर रुकना उसके लिए ठीक नहीं है। इसलिए उसने नरमी से कहा, माँ, मेरे ससुराल में चचेरी ननद की शादी है। अभी ससुराल का मामला है, मुझे वहाँ रहकर सारी रस्म निभानी पड़ेंगी। कम से कम 1 महीना तो मुझे वहीं बिताना पड़ेगा। यह सुनकर शारदा जी ने उदासी से कहा, अरे बेटी, तू मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जाएगी? तू यहीं से शादी की रस्मों में चली जाना। मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं, ऊपर से तू भी चली जाएगी तो मैं अकेली कैसे रहूँगी? तभी प्रिया ने साफ लहजे में कहा, माँ, मैं यहाँ रहकर कैसे निभाऊंगी? अगर मैं ससुराल नहीं गई तो लोग बातें बनाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी तो बेटे बहू की है। तुम बहू को बुला लो, यही उसका कर्तव्य है कि वो तुम्हारा इलाज करवाए। मैं तो आखिरकार बेटी हूँ और समाज बेटी से उतनी उम्मीद नहीं रखता जितनी बेटे बहू से रखता है। ये कहकर प्रिया बिना माँ की ओर देखे अपना सामान पैक करने लगी और अगले 1 घंटे में अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। शारदा जी बेटी को जाते हुए एकटक देख रही थी। आज उन्हें महसूस हुआ मानो उनकी बेटी ने उनके गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया हो।
जिस बेटी के लिए उन्होंने हमेशा अपने बेटे बहू को कोसा था, उसी बेटी ने आज उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया। शारदा जी को भी समझ में आने लगा कि शायद उन्हें कोई गंभीर बीमारी है और ऐसे कठिन समय में उनकी बेटी ने ही उनसे मुंह मोड़ लिया। अब वो असहाय होकर रो पड़ी। आज उन्हें बेटे बहू की याद सताने लगी। उनके मन में वो सब कड़वे बोल गूंज रहे थे जो उन्होंने बहू को बार बार कहे थे। आज शारदा जी को अपनी गलतियां साफ नज़र आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि लोग अक्सर बेटे और बहू को ही दोषी मानते हैं, पर कई बार गलती माँ बाप की भी होती है, क्योंकि वो बहू को कभी अपना ही नहीं पाते, जबकि बेटी को वो सदा अपना मानकर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। और वही बेटी मुसीबत के समय सबसे पहले साथ छोड़ जाती है। शादी के बाद हर लड़की अपने मायके से ज़्यादा ससुराल को प्राथमिकता देती है, क्योंकि ये उसका नया घर होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि वो पहले उसी के बारे में सोचेगी। ऐसा होना भी सही है, लेकिन अगर बहू अपने मायके से ऊपर ससुराल को रख सकती है, तो फिर माता पिता क्यों बहू को अपनी बेटी से ऊपर नहीं रख पाते, क्यों उसे उतना महत्व नहीं दे पाते। और यही वजह है कि रिश्तों में खटास आने लगती है। शारदा जी इन्हीं सब विचारों में खोई हुई थी। उधर प्रिया को समझ आ गया था कि माँ को सही इलाज की सख्त ज़रूरत है। उसके मन में ये भी डर था कि अगर माँ की तबीयत बिगड़ गई तो हाथ में आया हुआ खजाना भी उससे छीन जाएगा, लेकिन अगर माँ सही हो गई तो वो उन्हें अपने कब्जे में आसानी से ले लेगी। यही सोचकर उसने खुद ही संदीप को फ़ोन लगाया और बोली, संदीप, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पेट में तेज़ दर्द है, उन्हें तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। यहाँ छोटे शहर में ठीक ठाक सुविधा नहीं है, इसलिए मैं इलाज नहीं करवा पाई। बेहतर होगा तुम आकर उन्हें अपने साथ ले जाओ। वैसे भी बेटा होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तभी संदीप ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, हाँ, जिम्मेदारी तो सारी मेरी है, तुम्हें तो बस हक चाहिए। खैर, मेरी माँ है, मैं उनका ख्याल रखूँगा ही, लेकिन ये मत कहो कि इस शहर में इलाज नहीं हो सकता। साफ साफ कहो कि तुम अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती हो। प्रिया ने लापरवाही से कहा, तुम जैसा समझना चाहो समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया तो संदीप ने तुरंत माँ को फ़ोन लगाया और बोला, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने हमें बताया भी नहीं। मैं कल ही आ रहा हूँ। तो शारदा जी ने दर्द छुपाते हुए कहा, नहीं बेटा, कोई ख़ास परेशानी नहीं है, तुम परेशान मत हो। असल में वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने हमेशा बेटी का पक्ष लेकर बहू का दिल दुखाया था, लेकिन इस वक्त वो पेट दर्द से बहुत परेशान थी। संदीप ने कहा, माँ घबराओ मत, मैं और पूनम जल्दी आते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। फ़ोन काटकर संदीप और पूनम आने की तैयारी करने लगे। पर आज शारदा जी को एकाएक ही अपने पति की वो बात याद आने लगी जो उन्होंने कहा था कि शारदा, तुम अपनी बेटी से बहुत जुड़ी हुई हो, बेटे बहू के प्रति तुम्हारी निकटता उतनी नहीं रही। दरअसल तुम बहू को अपने प्यारे बेटे की ज़िंदगी में स्वीकार नहीं कर पाई। लेकिन याद रखो, यही जीवन की सच्चाई है। हर बेटे की ज़िंदगी में उसकी पत्नी आती है, जैसे तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी। और क्या तब तुमने मेरे माता पिता का बुरा चाहा था? बिल्कुल नहीं। वैसे ही पूनम भी हमारा बुरा नहीं चाहती, पर मुझे डर है कि जब मैं नहीं रहूँगा तब प्रिया और उसका पति तुम्हें बहलाकर बेटे बहू से दूर कर देंगे। तुम दिल से सोचोगी, जबकि मैं हमेशा दिमाग से सोचता आया हूँ। मानता हूँ कि प्रिया हमारी बेटी है, उससे भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि शादी के बाद से वो बहुत बदल गई है। उसका स्वभाव अब स्वार्थी हो चुका है। उसका पति चालाक इंसान है
और उसने हमारी प्रिया को भी वैसा ही बना दिया है। मैंने कई बार गौर किया है कि प्रिया अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें बेटे और बहू के खिलाफ भड़काती है और तुम उसकी बातों में आ जाती हो, पर तुम्हें नहीं पता कि हमारे बेटे और बहू सच में लाखों में एक हैं। ऐसे बेटे बहू भाग्य से मिलते हैं, इसलिए कभी भी प्रिया के मोह में आकर अपने बेटे बहू से दूरी मत बना लेना। मैंने अपनी सारी मेहनत की कमाई का इंतज़ाम इस तरह किया है कि अगर हम दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाए तो सारी संपत्ति और बचत अपने आप तुम्हारे नाम हो जाएगी, पर तुम उसका प्रयोग सोच समझ कर करना। हाँ, बेटी का भी हक होता है, लेकिन बेटे और बहू का फ़र्ज़ भी कम नहीं होता। जो फ़र्ज़ उन्होंने निभाया है उतना हक भी उनका बनता है। याद रखना, हमारी बेटी को हमने उसकी शादी में सब कुछ दिया है। उसकी शादी अच्छे घर में की, उस पर पानी की तरह पैसा बहाया, इसलिए बेटे का हक छीनकर बेटी को कभी नहीं देना। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी इन बातों को दिल से समझोगी और सही फैसला लोगी। आज अपने पति की बातें याद करके शारदा जी की आंखें भर आई। सोचने लगी, क्या उन्हें पहले से अंदेशा हो गया था कि आगे ऐसा कुछ घटित होने वाला है, या फिर वो मेरी कमजोरी को भली भांति समझते थे। इन्हीं सवालों के बीच शारदा जी एक एक कर अपनी पुरानी भूलों को याद करने लगी। अगले ही दिन संदीप लौट आया और शारदा जी को सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया। वहाँ उनका पूरा चेकअप हुआ। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बताया कि शारदा जी को पथरी है, इसका तुरंत ऑपरेशन करना अनिवार्य है, पर पहले आपको 50,000 रुपये जमा करवाने होंगे। तो संदीप ने बिना कोई सवाल किए उसी समय पैसे जमा करा दिए। असल में शारदा जी के पास अब खास बचत बची ही नहीं थी। उन्होंने तो अपनी अधिकांश जमा पूंजी अपनी बेटी पर ही लुटा दी थी। आज शारदा जी को गहरी चोट लगी। जिस बेटी पर उन्होंने अब तक खुलकर खर्च किया, वही बेटी उन्हें सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर तक नहीं ले गई, और जिस बहू बेटे को उन्होंने हमेशा ताने मारे, वही आज सबसे पहले उनके साथ खड़े थे। खैर, अगले दिन ऑपरेशन का समय तय हो गया। पूनम का छोटा बच्चा होने के कारण उसे अस्पताल में रुकने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में शारदा जी ने प्रिया को फ़ोन किया, बेटा, पूनम अस्पताल में नहीं ठहर पाएगी, उसका बच्चा छोटा है, इसलिए तुम आ जाओ, सिर्फ एक दिन की तो बात है। लेकिन प्रिया ने साफ मना कर दिया। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अस्पताल में कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो वहाँ की गंध से ही उल्टी आने लगती है, और वैसे भी ये जिम्मेदारी तो आपकी बहू की है, वही निभाई। पास में ही तो उसका मायका है, एक दिन की बात है, बच्चा उसकी माँ संभाल लेगी। इतना कहकर प्रिया ने फ़ोन रख दिया। शारदा जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। उन्हें लगा, जिस बेटी के हक की बात सुन सुनकर कान पक गए, वही बेटी अब माँ की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। संदीप ने पास आकर कहा, माँ, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, नर्स भी है, सब संभाल लेंगे। अगले दिन ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। कुछ दिन बाद शारदा जी घर आ गई। इस बार संदीप ने भी लंबी छुट्टी ली ताकि अच्छे से सेवा कर सके। पूनम ने भी अपनी ओर से सेवा में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मन ही मन वो अभी तक पिछली घटनाएं भूल नहीं पाई थी। कुछ दिन बाद प्रिया माँ से मिलने घर आई तो शारदा जी ने कटाक्ष किया, क्यों, अब फुर्सत मिली तुम्हें माँ को देखने की? तो प्रिया हंसते हुए बोली, अरे माँ, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? पथरी होना तो आम बात है, छोटा मोटा ऑपरेशन ही तो था, इतना गंभीर मसला नहीं कि आप मुझे ताना दें। थोड़ी देर बैठकर उसने कहा, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है। हाँ, जाते जाते किराया तो दे दीजिए, बेटे की फीस और ट्यूशन भरनी है। यह सुनकर शारदा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, इस बार किराया नहीं दे सकती, ऑपरेशन में 50,000 रुपये खर्च हो गई,
ऊपर से पेंशन भी कम है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, उसे अपने हिसाब से निभाना चाहिए। इस बार मैं मदद नहीं कर पाऊँगी। इतना सुनना था कि प्रिया तुनक कर बोली, वाह माँ, बेटे के आते ही आपने तो रुख ही बदल लिया। पर यह मत भूलिए कि पापा की संपत्ति पर मेरा भी बराबर का हक है। तभी शारदा जी ने कहा, आज हिसाब किताब साफ कर ही देती हूँ। रोज रोज की खींचतान से बेहतर है कि सारे लेन देन अभी तय कर दिए जाएं। मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों का हक बराबर है, और जब अधिकार बराबर है तो जिम्मेदारी भी बराबर होगी। अब तक घर का किराया तुमने जितना लिया है वो करीब करीब लाखों में है। उसमें से आधा हिस्सा संदीप को दे दो, क्योंकि आधे पैसों का हक उसका बनता है। और हाँ, जो कंगन मैंने तुम्हें दिए थे उसका भी एक हिस्सा पूनम का है। एक कंगन तुम रख लो और एक पूनम को दो। और मैंने तुम्हारी बेटी को आईफोन और बेटे को स्कूटी दिलाई थी। दोनों मिलाकर लगभग 2 लाख का खर्चा हुआ। अब पूनम का बेटा तो छोटा है, वो न आईफोन लेगा और ना ही स्कूटी, तो बेहतर होगा कि उनकी आधी रकम तुम संदीप को दो। आखिरकार बराबरी का हक है तो बराबरी का हिस्सा भी बनता है। हक मांगने आओगी तो फ़र्ज भी निभाना होगा। सिर्फ बेटा और बहू सब खर्चे करें और बेटी सिर्फ मेवा खाए, ये नहीं चलेगा। और अभी हाल ही में मेरे ऑपरेशन पर 50,000 रुपये का खर्चा आया है, तो उसका आधा पैसा भी तुम्हें संदीप को देना पड़ेगा। इसके अलावा अभी 1 महीने यहीं रहकर मेरी सेवा भी करनी होगी, क्योंकि इस हालात में मैं खुद से काम नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी का बराबर बंटवारा कर दूँगी। यह सुनकर प्रिया का माथा घूम गया। उसने कहा, माँ, कैसी बातें कर रही हो? आपके इलाज का पैसा मैं क्यों दूँ? ये तो बेटे बहू की जिम्मेदारी होती है। माँ ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तो क्या माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या हमारा फ़र्ज़ सिर्फ इतना ही है कि सारी संपत्ति उठाकर बेटी के नाम कर दें? अगर आधी संपत्ति चाहिए तो आधी जिम्मेदारी भी उठानी होगी, क्योंकि ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा कि जब चाहे बेटी बनकर फ़र्ज से बच गई और जब चाहे बेटा बनकर हक ले लिया। ऐसा नहीं होगा। आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, हक और फ़र्ज़ दोनों बराबर निभाने होंगे। प्रिया को समझ आ गया कि आज माँ चुप होने वाली नहीं है। उसकी सारी चालाकियाँ अब माँ के पकड़ में आ गई हैं। उसने उठते हुए कहा, अच्छा माँ, रहने दो ये सब बातें, मैं अब चलती हूँ। तो शारदा जी ने व्यंग्य से कहा, ये मेरी भूल थी कि तेरे कहने पर मैंने अपने बेटे बहू को गलत समझा। अब मैं अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे बहू को दूंगी, क्योंकि बेटे बहू ने मेरे सारे फ़र्ज़ निभाए हैं। तू तो अपने फ़र्ज़ से बहुत पहले ही हाथ झाड़ चुकी थी। और हाँ, इस घर का किराया अब मेरे बेटे बहू लेंगे। मैं भी उन्हीं के पास जाकर रहूँगी, ताकि बार बार उन्हें मेरी वजह से इधर उधर भागना ना पड़े। बाकी हिस्सा किराए पर दे दूँगी। आज मुझे साफ दिख रहा है कि सिर्फ बेटे बहू ही नहीं, माँ बाप भी गलत होते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ से समझदारी हो तो रिश्ते मजबूत बन जाते हैं। मैं अपनी गलती मानती हूँ। शारदा जी की बहू पूनम, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, वो कमरे से बाहर आई और बोली, मम्मी जी, आज आपकी बातें सुनकर मेरा सारा गुस्सा और गिले शिकवे दूर हो गई। अब आप पूरे हक से हमारे साथ चलिए। आपका हक हमारे साथ रहने का है। अगर हमसे कभी गलती हो तो हमें डांटिए, लेकिन कृपया दूसरों की बातों में आकर हमें गलत मत समझिए। ये सुनकर शारदा जी की भी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मुझे समझ में आ गया है। इधर प्रिया के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो बाहर निकलते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। वैसे भी अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ बेटी, अब तुम्हारा काम अपने ससुराल में है। इस घर की तरफ कभी आँख उठाकर भी मत देखना। कहते हुए शारदा जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर आ गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।